स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 10th और 12th इन बच्चों के ख़ास करके ये वीडियो बनाया है कि वो बच्चे अब तैयारी में लग जाएं। क्योंकि 10th क्लास के दो जो बचे हुए पेपर हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित का, ये दोनों ही पेपर 29 और 30 जून को होंगे। इसके अलावा 12th क्लास के जो पेपर हैं वो 18 जून से लेकर के 30 जून तक होंगे, उनके जितने पेपर बाकी हैं। ये 10th और 12th क्लास के बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, ये कहूँगा कि एक सलाह है कि वो अपनी तैयारी में जुटें। क्योंकि पिछले 2-3 महीने में आपने इस किताब के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं गुजारा है, तो जो भी आपने 12 महीने में पिछले जो पढ़ाई की है वो सारी आपकी जो है वो भूल गए हैं आप। इसलिए आप गौर करें, फिक्र करें और तैयारी करें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो ये तो बात हुई अब की पेपर हैं। इसके बाद में कई गार्जियंस के ये भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर स्कूल कब लगेगी। तो देखिए, स्कूल लगने का टाइम 1 जुलाई को है। अभी 1 महीना और पड़ा है और अभी 8 जुलाई से कुछ और छूट मिलने वाली है लॉकडाउन में। तो हो सकता है 1 जुलाई से स्कूल जो है वो ओपन होंगी, सारी स्कूलें 1 जुलाई से खुलेंगी। अब क्या उनके अंदर जो मानदंड रखे जाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 1 जुलाई से स्कूलें जो हैं वो सारी ओपन हो जाएंगी। चलिए, ये तो कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब हम बात करेंगे परमाणु सिद्धांत और तत्व का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, 10th क्लास का ये चैप्टर है परमाणु सिद्धांत और तत्व का आवर्त वर्गीकरण, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पदार्थ और उसके बारे में नई नई जिज्ञासा रखना मनुष्य का हमेशा से ही एक शौक़ रहा है। मनुष्य हमेशा नई नई चीज़ों की खोज करने का मनुष्य का शौक़ रहा है। इसी क्रम में हमने पहले भी बताया था कि एक भारत के दार्शनिक थे महर्षि कणाद, जिन्होंने क्या कहा था कि परमाणु को या कोई भी तत्व है या कोई भी पदार्थ, उसको तोड़ते जाओ, अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो और अधिक भागों में नहीं टूटेगा। उस अविभाज्य कण को महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था। उसी समय एक भारतीय दार्शनिक और थे फकुदा कत्यायन, इन्होंने भी इन बात को ये कहा था कि अगर ये जो छोटे छोटे कण हैं उनको आप संयोग करोगे तो एक पदार्थ बन जाएगा, एक तत्व बन जाएगा। उसी समय ग्रीक दार्शनिक भी थे, जिसमें डेमोक्रेटिस है, ल्यूलिसिपस है, इनके मत भी हमने आपको पहले बता रखे। लेकिन ये सारी बातें जो दार्शनिक थी, उसके बाद में जो सबसे पहले इन बातों को बताया साइंटिफिक तरीके से या प्रयोगात्मक तरीके से, इन सब बातों को बताने वाले जो थे वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपना एक नियम दिया था, या ऐसे हम कहते हैं परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? जॉन डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने 1808 में। यह सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत था रासायनिक संयोजन के 2 नियम होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों को ध्यान में रख करके इन प्रयोगात्मक तरीके से अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं। जॉन डाल्टन ने दिया था, 1808 में दिया था। अब ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के कुछ एक बिंदु थे, जिन बिंदुओं की अब हम चर्चा करेंगे कि ये बिंदु क्या थे। पहला बिंदु देखिए, जॉन डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को परमाणु कहते हैं। पहली बात क्या कहती कि प्रत्येक पदार्थ जो है
वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात जॉन डाल्टन ने कही थी कि परमाणु अविभाज्य होता है, अविभाज्य, यानी परमाणु को कभी भी आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो भाई आपकी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बात बता रहा हूँ 1808 की, जब जॉन डाल्टन ने बताई थी, अविभाज्य होता है। तीसरी बात जॉन डाल्टन ने क्या कही थी? तीसरी बात जॉन डाल्टन ने कही थी कि परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु, उनका द्रव्यमान, आकार, गुणधर्म एक समान होता है। एक ही तत्व के, यानी एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं, इन सबका गुणधर्म हो, आकार हो, द्रव्यमान हो, सारा एक समान होता है। चौथी बात इन्होंने कही थी, अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं उनके गुणधर्म, आकार और द्रव्यमान सारे क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये उन्होंने चौथी बात की थी। पांचवी बात उन्होंने क्या कही थी? पांचवी बात उन्होंने कि अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयोग कर एक निश्चित अनुपात में, निश्चित पूर्ण संख्या में जुड़ कर के यौगिक बनाते हैं। क्या कहा था? कि अलग अलग तत्व के परमाणु हैं वो आपस में एक निश्चित पूर्णांक संख्या में संयोग कर जुड़ कर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। छठी बात और लास्ट बात जॉन डाल्टन ने क्या कही थी कि परमाणु का द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये 6 बातें कही थी। एक बार फिर हम मोटे तौर पर कहते हैं। पहली बात, परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी छोटा छोटा कण परमाणु कहलाता है। जो परमाणु अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु के गुणधर्म, द्रव्यमान, आकार समान होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु, गुणधर्म और द्रव्यमान, आकार अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में संयुक्त एक निश्चित अनुपात और निश्चित पूर्ण संख्या में संयुक्त होकर के यौगिक बनाते हैं। परमाणु द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये था दोस्तों जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लेकिन जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये बहुत सारी बात जो है उनको प्रमाणित नहीं कर पाया। कुछ जगह ऐसी आई जहाँ पर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो फेल हो गया था, क्योंकि जब इसके बाद में जे थॉमसन आए थे। कौन आए थे? जे थॉमसन। देखिए, जब जे थॉमसन आए थे उस समय अपरमाणु कण है, यानी जॉन डाल्टन के समय परमाणु ही था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये बातें नहीं थी। लेकिन जब जे थॉमसन ने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया था उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनकी खोज हो चुकी थी। इनका ज्ञान जे थॉमसन के पास था, डाल्टन के पास इनका ज्ञान नहीं था। और उस समय सभी वैज्ञानिक जो है वो अपना अपना परमाणु का प्रतिरूप यानी परमाणु की संरचना बनाने में लगे हुए थे। और उसी समय जे थॉमसन ने 1898 में अपना जो प्रतिरूप दिया, सबसे पहले इन्होंने दिया था, प्रतिरूप दिया था जे थॉमसन ने। वो सिद्धांत था डाल्टन का। इन्होंने क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक 10 की पावर -10 मीटर, ध्यान करना, 10 की पावर -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है। क्या कहा था? 10 की पावर -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो समान मात्रा में वितरित होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं। और इसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? प्लम पुडिंग से की थी। किससे की थी? प्लम पुडिंग। ये प्लम पुडिंग क्या है दोस्तों? प्लम पुडिंग इंग्लैंड के अंदर या हम कहें ब्रिटेन के अंदर एक मिठाई है, उसका नाम है प्लम पुडिंग। इसने पुडिंग का मतलब बताया कि धनावेशित भाग है, और प्लम का मतलब बताया कि ये एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसकी तुलना इन्होंने भारतीय दर्शन में तरबूज से की थी। किससे की दोस्तों? तरबूज और बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू, इनसे की थी। कैसे की थी? कि जिस प्रकार से तरबूज का जो लाल भाग है वो तो हो गया धनावेश भाग परमाणु का, और उसके बीच में जो बीज होते हैं चारों तरफ फैले हुए, वो बीज क्या हो गए? उसके ऋणावेशित भाग हो गए। इस तरीके से उन्होंने इसकी तुलना की थी। तो ये उनका जे थॉमसन का परमाणु। और जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, कि जितना इसमें धनावेश होता है उतना ही उसके अंदर क्या होता है? ऋणावेश, यानी कुल मिला के परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन जे थॉमसन की जो बात है वो
कहाँ जाकर के, जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तब जे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप है वो असफल हो गया। और उसके बाद में कौन आए थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, प्रयोग के आधार पर अपना नियम दिया था, और ये नियम दिया था 1911 में। कब दिया था? 1911 में। और किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। अब देखिए इस नियम को स्वर्ण पत्र प्रयोग से भी जानते हैं, स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे सौर मॉडल प्रतिरूप के नाम, सौर मॉडल प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्या हम इसकी बात करते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, और अपने प्रयोग में क्या लिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक वर्ताकार पात्र लिया था। क्या लिया था? वर्ताकार पात्र। और इस वर्ताकार पात्र के चारों तरफ जो है जिंक सल्फाइड की क्या कर दी थी? लेप लगा दी थी। किसका? ZnS, जिंक सल्फाइड का चारों तरफ लेप लगा दिया था। लेप क्यों लगाया था ये हम आपको बताएंगे। और इस वर्ताकार पात्र के बीच में एक सोने की पन्नी रख दी, जिसका आकार था 10⁻⁷ मीटर आकार की, यानी 10⁻⁷ मीटर आकार की एक सोने की पन्नी। जिस प्रकार से अपने यहाँ कॉर्नर वाली थाली होती है ना, ऐसी थाली थी, और उसके बीच के अंदर क्या रख दिया था? सोने की पन्नी, जिसका आकार कितना था? 10⁻⁻10 मीटर का। और फिर यहाँ पर उन्होंने हीलियम के उच्च भेदन कणों की बमबारी की थी। किसकी? हीलियम कणों की, हीलियम के उच्च भेदन कणों की बमबारी की थी। और इसके चारों तरफ है उन्होंने क्या लगा दिया था? जिंक सल्फाइड का लेप, ताकि अगर कोई हीलियम का कण इससे टकराए और टकरा कर के जहाँ भी निकले फ्लश होता दिख जाए, इसलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की लेप कर दिया। तो ये उन्होंने प्रयोग किया। इस प्रयोग के बाद में रदरफोर्ड ने प्रेक्षण निकाले। क्या प्रेक्षण निकाले? देखिए रदरफोर्ड के क्या मतलब प्रेक्षण थे। देखिए रदरफोर्ड के प्रेक्षण क्या थे? उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए? सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण, पहला इसका प्रेक्षण था कि अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण है वो कुछ डिग्री कोण से निकल गए, यानी कुछ अल्फा कण क्या है? कुछ डिग्री कोण से निकल गए। और तीसरी बात उन्होंने की, क्या प्रेक्षण निकाला था? तीसरा कि 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री कोण से विक्षेपित हो गया। यानी अपनी भाषा में अगर हम इसको कहें कि उन्होंने जैसे ही इसके ऊपर जो हीलियम के कणों की बमबारी की, तो बहुत सारे कण है वो सीधे निकल गए, पार निकल गए। कुछ कण है वो कुछ डिग्री कोण से, या इस प्रकार जैसे हम आपको समझाएं कि ऐसे निकल गए, ऐसे कुछ तो ज़्यादातर तो सीधे निकल गए, कुछ वो ऐसे निकल गए। 20,000 में से एक कण था वो यहाँ गया और टकरा करके वापस आ गया, यानी 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। ये प्रयोग अपेक्षणीय था। और इस प्रयोग के बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने शब्दों में कहा था कि ये प्रयोग उतना ही अविश्वसनीय है जितना कि अगर हम एक 14 इंच के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारें और वो टकरा करके वापस हमें चोटें पहुंचाए, इतना ही अविश्वसनीय प्रयोग था। तो ये प्रेक्षण था। इस प्रेक्षण के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले थे कि क्या निष्कर्ष उनके सामने? निष्कर्ष ये प्रेक्षण निकाले। 3 प्रेक्षण थे कि अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ डिग्री कोण से विक्षेपित हो गए, और 20,000 में से एक है वो क्या हो गया? वापिस हो गया। उसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाले। देखिए निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, आवेशहीन होता है। पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश, इसलिए तो सीधे निकल गया ना, और आवेशहीन होता है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि परमाणु के अंदर जो है ज़्यादातर जो हीलियम के कण है कुछ डिग्री से विक्षेपित हुई, और विक्षेपित होने के उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके अंदर जो है प्रबल प्रतिकर्षण है। इसके अंदर क्या है? प्रबल प्रतिकर्षण है। इसके
समस्त धनावेश है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। परबल प्रतिकर्षण है और समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। दूसरा निष्कर्ष निकाला। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला? तीसरा निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि परमाणु का कुल आयतन उसके नाभिक के आयतन की तुलना में बहुत अधिक है। यानी परमाणु के नाभिक का आयतन है 10⁻⁻15 मीटर का, और नाभिक का आयतन और परमाणु का जो कुल आयतन होता है वो 10⁻⁻10 मीटर आकार का होता है। तो ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। 3 निष्कर्ष निकाले, एक बार फिर सुनिए आप। 3 निष्कर्षण क्या है? पहला निष्कर्ष है कि परमाणु का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है, ठीक है, जिसके आवेशहीन होता है। दूसरा निष्कर्षण निकाला कि परमाणु के अंदर अधिकांश कण सीधे चले गए, कुछ डिग्री कोण से विक्षेपित हुए। इसका मतलब इसमें परबल प्रतिकर्षण बल है। क्या है? परबल प्रतिकर्षण बल है। और परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान है या उसका नाभिक है उसके केंद्र में स्थित होता है। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला था? ये निकाला था कि परमाणु धनावेश का आयतन कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। यानी नाभिक का आयतन 10⁻⁻15 मीटर का होता है और परमाणु का कुल आयतन है वो 10⁻⁻10 मीटर का था। ये इसके निष्कर्ष थे। इस निष्कर्ष के बाद अपना सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत के मुख्य बिंदु बताए थे। अब देखिए रदरफोर्ड के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं। इनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु पहला है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? उसके परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। पहली बात ध्यान करना, परमाणु का संपूर्ण धनावेश, ये परमाणु है, इसके जितना भी धनावेश है ये इसके नाभिक बीच के अंदर जो होता है इस नाभिक में स्थित होता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। ध्यान सुनना, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? वर्ताकार कक्षा में चक्करें लगाते हैं। और तीसरी बात उन्होंने की थी कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। ये बात तो खैर जॉन डाल्टन ने भी कह दी थी कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो ये 3 सिद्धांत दिए थे। पहला, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में चक्करें लगाते हैं। और तीसरा, परमाणु जो है विद्युत का उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। लेकिन इसके बाद में इसकी थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो हम पढ़ेंगे अब कि कमी क्या रही थी। तो देखिए कमी ये थी कि एक तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व क्या है, किस प्रकार से, ये नहीं समझा पाया। दूसरा, रदरफोर्ड है वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। और तीसरी बात ये है कि मैक्सवेल ने कहा था कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो इसकी ऊर्जा में जाहिर सी बात है कमी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन अंत में केंद्र में गिर जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये 2-3 इसकी कमियां थी। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बात भी नहीं कह पाए। तो ये था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल, और इस जे थॉमसन का मॉडल और भी तत्वों का और वर्गीकरण है वो हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके मिलती रहे। थैंक यू।